Now we are going to discuss different type of crops grown in India. There are two type of crop grown in India, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। इसको समझने से पहले हम लोग क्रॉप्स को समझेंगे। क्रॉप्स है क्या? व्हाट इज क्रॉप्स? क्रॉप्स द प्लांट व्हिच आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप्स। वह प्लांट जिसको बड़े पैमाने पर उगाया जाता है उसको क्रॉप्स बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन आवर इंडिया। हमारे इंडिया में दो प्रकार के क्रॉप उगाए जाते हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। रबी क्रॉप्स उस क्रॉप को कहते हैं जो नवंबर से अप्रैल तक जो है उगाया जाता है। नवंबर में इसका बुआई होता है, अप्रैल में इसका हार्वेस्ट होता है। और रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। रबी क्रॉप्स को क्या कहा जाता है? विंटर क्रॉप्स। और द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, पी, लाइनसीड एटसेट्रा। और इम्पोर्टेंट वेजिटेबल of rabi crops are cabbage, cauliflower, carrot, radish, turnip, bean, ये सब ठीक है, etc. Fruit of rabi crops are apple, pomegranate, orange, etc. Now we are going to discuss kharif crops. These crops are grown during rainy season. This is also called summer season crops. इसको summer season crops भी कहते हैं। The chief kharif crops are paddy, maize, millet, groundwater, soybean, black gram, etc. ठीक है। वेजिटेबल ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर स्पिनच, ग्राउंडनट, लेडीज फिंगर एटसेट्रा। फ्रूट ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर वाटरमेलन, मस्क मिलन, मैंगो, लीची, प्लम, पीच एटसेट्रा। ये सब कुछ रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स हैं। क्रॉप हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स को हम लोग मानसून क्रॉप्स या रेनी सीजन क्रॉप्स भी बोलते हैं। सॉरी, खरीफ क्रॉप्स को हम लोग मानसून और रेनी सीजन क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और रबी क्रॉप्स को हम लोग नॉन मानसून सीजन क्रॉप्स या विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। ये जो है खरीफ क्रॉप्स हॉट और वेट कंडीशन में उगाया जाता है और रबी क्रॉप जो है वो कोल्ड और नियरली ड्राई कंडीशन में उगाया जाता है। और इसमें जो है खरीफ क्रॉप को जो बोया जाता है वो जून से जुलाई में। कब बोया जाता है? जून से जुलाई में। और रबी क्रॉप्स को जो बोया जाता है वो अक्टूबर नवंबर में। और खरीफ क्रॉप को जो हार्वेस्टिंग होता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है, जबकि रबी क्रॉप्स का जो हार्वेस्टिंग होता है मार्च अप्रैल में होता है। उदाहरण जो है खरीफ क्रॉप्स के राइस, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, कॉटन, ब्लैक ग्राम, ये सब है, ठीक है। और रबी क्रॉप का जो कुछ उदाहरण है व्हीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, लाइनसीड एटसेट्रा। अब हम लोग बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन यील्ड। फॉलोइंग 3 साइंटिफिक अप्रोच आर अडॉप्टेड इन इंडिया टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम आवर एग्रीकल्चर। 3 विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर अप्रोच प्राप्त किया गया है, एडॉप्ट किया गया है एग्रीकल्चर के अच्छे उत्पादन में। नंबर 1 में है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। 1 नंबर में है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। 2 नंबर में है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। 3 नंबर में है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में है किस तरह फसल उगाया जाता है, बोया जाता है, उसका हार्वेस्टिंग कैसे होता है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे फसल का सुरक्षा होता है, इसके बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। और किस तरह का फसल हाइब्रिड अच्छे क्वालिटी का जो फसल हम लोग ये करते हैं वो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हम लोग स्टडी करते हैं। और
इंसेक्ट से, पेस्ट से, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए जो उपचार होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में स्टडी होता है इसका। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। इंडिया एक एग्रीकल्चर आधारित कंट्री है। यहाँ के 70% लोग जो है कृषि पर आधारित है और इंडिया में 40% ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कृषि से आता है। कहाँ से आता है? कृषि से आता है। तो यहाँ का जो है द प्रोडक्शन प्रैक्टिस इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। हाई कॉस्ट प्रोडक्शन इज द बेस्ड ऑन improved high yield variety, improved farming practice, modern technology, latest agriculture machine and implement। लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीन और इम्प्लीमेंट का उपयोग किया जाता है ताकि फसल के उत्पादन में और उसको कटाई में, बुआई में कोई दिक्कत नहीं हो। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट रेफर टू कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड। विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो यूज किया जाता है वो कंट्रोल करने के लिए वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट को क्रॉप प्रोडक्शन टू ऑब्टेन मैक्सिमम एंड बेस्ट यील्ड। इट हैज द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट: न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया में जो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात होती है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में कैसे प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट मिलेगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो किस तरह का न्यूट्रिएंट दिया जाए, किस तरह के न्यूट्रिएंट की कमी है हमारे खेत की मिट्टी में, तो उस तरह का हम लोग न्यूट्रिएंट डालते हैं। और इरिगेशन के लिए विभिन्न प्रकार के फसल के लिए अलग अलग तरह के पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। आवश्यकता के अनुसार उसका इरिगेशन होता है। और क्रॉपिंग पैटर्न भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है फसल के उत्पादन में। तो क्रॉपिंग पैटर्न से जो है इंडिया का फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अच्छे 2 मेन क्रॉप के बीच में एक दलहनी लेगुमिनस प्लांट को बोया जाता है ताकि प्लांट को नाइट्रोजन की कमी नहीं हो, उस तरह की न्यूट्रिएंट की पूर्ति हो हम सॉइल में। इस तरह से क्रॉप पैटर्न पर भी निर्भर करता है। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाइड टू द क्रॉप। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में सिलेक्शन, टाइमिंग और अमाउंट न्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग के लिए। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज, प्लांट आल्सो रिक्वायर इनऑर्गेनिक एलिमेंट फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मेंटेनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। जिस प्रकार के विभिन्न जीव के लिए न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा योगदान होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह प्लांट के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा रोल होता है। वो न्यूट्रिएंट जो प्राप्त होता है वो एयर से होता है प्राप्त, वाटर से होता है प्राप्त, सॉइल से प्राप्त होता है। एयर से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। एयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट 2 कहते हैं। वाटर से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं प्लांट, वाटर से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। और सॉइल से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब प्राप्त करते हैं। जिसकी मात्रा जिसकी जरूरत प्लांट के द्वारा ज्यादा मात्रा में होता है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। और जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, जरूरत कम होती है, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जबकि आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट अभी बात किए
divide the essential plant nutrient into two categories, macronutrient and micronutrient. means नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रिएंट को दो ग्रुप में बांटा, दो कैटेगरी में बांटा, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, जिसको मैक्रो एलिमेंट भी कहते हैं। दे आर दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन प्लांट इन इजिली डिटेक्टेबल क्वांटिटी मोर देन 1 ppm ऑफ द प्लांट बॉडी। ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी आवश्यकता प्लांट बॉडी में 1 ppm से ज्यादा होती है या 1 मिलीग्राम पर ड्राई वेट आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। जिसकी आवश्यकता 1 मिलीग्राम पर ग्राम ड्राई वेट से कम होता है, उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं। मैक्रो एलिमेंट, दे आर दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी लेस देन 1 ppm और 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट। मैक्रोन्यूट्रिएंट उस न्यूट्रिएंट को कहते हैं जिसकी आवश्यकता 1 मिलीग्राम से पर ग्राम ड्राई वेट से कम है, उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। ऑल ऑफ देम आर मिनरल एलिमेंट, ये सब सभी मिनरल एलिमेंट हैं। Macronutrients are mostly involved in the function of enzyme. Out of 13 mineral element, 7 are macronutrient। 13 एलिमेंट में से 7 मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट के उदाहरण है। अब हम लोग बात करेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या अंतर है। पहले हम लोग देखेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट, उसके बाद देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। दे आर रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी। मैक्रोन्यूट्रिएंट की जो आवश्यकता होती है लार्ज क्वांटिटी में आवश्यकता होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो है बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। और कंसंट्रेशन ऑफ इच मैक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट इज मोर देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट से ज्यादा इसको चाहिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट से कम चाहिए। दे टेक पार्ट इन द बॉडी, प्लांट बॉडी एंड डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है प्लांट बॉडी और डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बनाने में यूज होता है। दे हैव नो सच फंक्शन। मैक्रोन्यूट्रिएंट में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। दे हैव नो सिग्निफिकेंट रोल इन एंजाइम एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो आवश्यकता होता है वो बॉडी बिल्डिंग में, प्रोटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट में इसका जो है एंजाइम एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई रोल नहीं होता है, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और प्रोटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट में यूज होता है। कुछ उदाहरण जो है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जबकि आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तब मिनरल रिप्लेनिशमेंट जो होता है, मिनरल, सॉइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजर्वायर ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। सॉइल बहुत बड़ा स्रोत है प्लांट न्यूट्रिएंट का। क्रॉप प्लांट रेगुलरली विद द मिनरल फ्रॉम द nutrient from the soil. Unless until mineral are replenished at regular intervals, the crop plant will develop this disorder in structure, growth, reproduction, function, and susceptibility of disease. Mineral replenished is done through the addition of manure as a fertilizer in the crop. मिनरल की क्षतिपूर्ति जो होती है, न्यूट्रिएंट की जो क्षतिपूर्ति होती है उर्वरक के रूप में और फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। तो आज इतना ही, आज की बात करें।